प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी जो है उसमें करमछड़ा नाटक है उसको हम पढ़ेंगे। करमछड़ा नाटक के नाटककार हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। उनका परिचय पहले प्राप्त करें उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1900 में ग्राम पथरी में। ग्राम पथरी छत्तीसगढ़ में। पिता का नाम जुड़ावन प्रसाद और माता का नाम केतकी बाई था। अब पिताजी पथरी के मालगुजार थे और माता गृहिणी थी। खूबचंद बघेल जी नागपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करने लगे। लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय उन्होंने 1930 में नौकरी छोड़ दी और गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद तो कई बार इनको जेल जाना पड़ा। 1951 में ये कांग्रेस छोड़ के आचार्य कृपलानी जी के साथ चले आए और उस पार्टी का नाम था किसान मजदूर पार्टी। तो उस पार्टी में ये सम्मिलित हो गए। 1952 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और सन 1951 में एक इन्होंने सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह को किस लिए किया था आपको बता दें कि एक नाच होता था, किसबिन नाच बोलते हैं उसको। होली के समय बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा चलन है कि पुरुष लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और मस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उसमें किसी स्त्री को बुला के उसको नचवाया जाता था। तो उसको कहते थे किसबिन नाच। छत्तीसगढ़ी में यदि किसी लड़की को कोई इस तरह से कह दे, इस शब्द को कह दे, तो वो बहुत बड़ी गाली होती है। तो ये प्रथा उनको बहुत खराब लगती थी, इसलिए इसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया और इनको सफलता मिली और किसबिन नाच है वो उस एरिया में, उस क्षेत्र में बंद हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी ये चलता है जो कि गलत है, मेरे ख्याल से चलता है और ना चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आंदोलन इन्होंने जिस गांव से शुरू किया था उस गांव का नाम था महुदा तरपोंगी जिसको कहते हैं और अंततः इस सत्याग्रह में उनकी जीत हुई थी। इसके बाद इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था जिस आंदोलन को कहते हैं पंक्ति तोड़ो। पंक्ति तोड़ो आंदोलन का मतलब ये था कि कहीं खाने के लिए पंगत में बैठ कर नीचे बैठ के खाते हैं ना, उसको पंगत कहते हैं। तो वो पंगत में बैठ के खाने के लिए कभी किसी के यहाँ कुछ कार्य हुआ, उसमें खाने के लिए बैठे तो उसमें ये होता था कि ये जाति के लोग इधर बैठेंगे, ये जाति के लोग इधर बैठेंगे। तो वही जाति पाति का ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो उनको बहुत देख के अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हर जाति का व्यक्ति किसी भी पंक्ति में जाके बैठ सकता है। इसलिए उन्होंने उस आंदोलन का नाम दिया पंक्ति तोड़ो आंदोलन। तो इस तरह का भी आंदोलन इन्होंने किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनके मन में समाज सुधार की भावना बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए इन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक भी लिखा और ऊंच नीच नाटक जो है उसका विषय ही यही है। तो इनकी रचनाएं आप देखिए, जो नाटक है उसमें सबसे एक बात और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ी नाटककारों में प्रथम नाटककार डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को माना जाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि पंडित लोचन प्रसाद शर्मा जी का कलिकाल नामक नाटक है वो पहला नाटक है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो कलिकाल नाटक है वो नाटिका है, लघु नाटिका है और उसमें नाटक के जो पूरे गुण होने चाहिए वो गुण हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हमको डॉक्टर खूबचंद बघेल जी छत्तीसगढ़ी के प्रथम नाटककार नजर आते हैं। तो इनके जो नाटक हैं उन नाटकों को मैं बता दूं, अच्छे से आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। ऊंच नीच, जनरल सी, बेटवा बिहाव, किसान के करलई, करमछड़ा, ये इनके नाटकों के नाम हैं। ऊंच नीच, जनरल सी, बेटवा बिहाव, किसान के करलई और करमछड़ा। अब इनके नाटकों की विशेषताएं क्या हैं? छत्तीसगढ़ी में इन्होंने जो नाटक लिखे हैं या इनकी रचना जो है वो छत्तीसगढ़ अंचल पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ के समाज का चित्रण है इनके नाटकों में।
यहाँ पे व्याप्त अलग अलग जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ये अपने नाटकों के माध्यम से रखते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये समस्याओं को रखते ही नहीं हैं, समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस समस्या का समाधान भी कुछ निकाला जाए। संवाद जो इनके हैं वो कथा को अग्रसर करने वाले हैं। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी एक ऐसे नाटककार हैं जो समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो स्थिति है, उसको प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। तो हम जो नाटक पढ़ने वाले हैं, इनका आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक है उसका नाम है करम छड़ा। करम छड़ा नाटककार के रूप में एक बहुत ही विशेष नाम है छत्तीसगढ़ का, वो है हबीब तनवीर। हिंदी नाटकों में आपने इनको पढ़ा होगा। हबीब तनवीर ऐसे नाटककार हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, और इनका नाटक आगरा बाजार और बैलगाड़ी, चरणदास चोर, ये ऐसे बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। नाटक लिखा है, नाटक खेला है। और हम बात कर रहे हैं नाटक करम छड़ा की। करम छड़ा का मतलब आप जानते हैं? करम छड़ा मतलब भाग्यहीन, हतभाग्य या बदनसीब या बदकिस्मत, ये इसका मतलब होता है। इस नाटक की शुरुआत ही ऐसे होती है। देखिए, हत रे फुटहा करम, जब देख्यो तब विपते विपत, वो पेरन अकेला नहीं आवे, जब आहे तब अपन दाई ददा के संग, भाई का कहे कुछ कही नहीं जाए और कहे बिना रह ही नहीं जाए। ये इस तरह से इस नाटक का प्रारंभ होता है। ये ऐसा भाग्य है, ऐसा कर्म किसका है? हत भाग्य कौन है यहाँ? करम छड़ा कौन है यहाँ? तो करम छड़ा का नाम है इस नाटक का मूलचंद। अब मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि करम छड़ा का नाम, मूलचंद की स्थिति ही ऐसी हो गई है इस नाटक में। आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि बड़ा ही बदनसीब है। तो इसमें 7 दृश्य है, आप याद रखिएगा। 7 दृश्य में मैं आपको प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, ऐसे बहुत संक्षेप में आपको बता दूं इसका कथानक। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा समीक्षा का, उसमें आपको और अलग से अच्छे से एक एक तत्वों के आधार पे हम बताएंगे। प्रथम दृश्य जो है उसमें हम देखते हैं कि मूलचंद है वो अपने आप को कोस रहा है, अपना दुख दर्द व्यक्त करता है। उसका जो पिता है गुहुरी गौटिया, ये 2 गांव का गौटिया है। एक गांव है गुहारडी और दूसरा है गंवारपुर। गंवारपुर और गुहारडी 2 गांव का गौटिया है, और लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, तो शिक्षा के संबंध में उतनी जागरूकता नहीं है। गांव का एक कुशाल चंद है जो बहुत समझाता है कि अरे गुहरी, अपने बेटे को पढ़ा ले, आजकल पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाके वो मूलचंद को रायपुर के स्कूल में भर्ती कर देता है। अब ये मूलचंद है वो पढ़ने लगता है, पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ते समय में जो खर्च हो रहा था वो खर्च से गुहरी गोटिया परेशान हो गया। अब वो तो उसी समय पढ़ाई छुड़वा देता, लेकिन उसको ये पता चला कि भोला बोर्डिंग भी है वहाँ पे। भोला बोर्डिंग मतलब छात्रावास, हॉस्टल, तो वहाँ पर भी बच्चे को रख सकते हैं और यहाँ का अपेक्षा वहाँ कम खर्च होगा, वहाँ पे सब बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिलती हैं। तो वो जब सुना तो वो ले गया उसको भोला बोर्डिंग में और भर्ती करा दिया मूलचंद को। अब मूलचंद भी जब वहाँ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा ये हुआ कि अभी तक तो मूलचंद ऐसा था कि जैसे कहते हैं ना, कूप मंडूप, कूप मने कुआं, मंडूप मने मेढक। तो कुएं में रहने वाला जो मेढक होता है ना, वो सोचता है कि बस इतना ही बड़ा संसार है, इससे आगे कुछ नहीं है। वही इसी तरह से जो एकदम सीमित क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि आगे और क्या है। तो इसी तरह का मूलचंद था। अब मूलचंद जब यहाँ आया तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं, और मेरे जात के लड़के लोग भी वकील, डॉक्टर और मुंशी, मास्टर सब बन सकते हैं, तो यहाँ रह के पढ़ूँ तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। ये वो सोचता है और मन लगा के पढ़ाई करते रहता है। पढ़ते पढ़ते वो 7वीं पास हो जाता है। 7वीं पास होने के बाद, उस समय 7वीं कक्षा है, वो मैट्रिक माना जाता था, तो मैट्रिक पास हो गया। अब उसके पिताजी तो एकदम बोले कि नहीं, मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ा ही नहीं सकता मैं, आगे इतना खर्च नहीं कर सकता, अब तुम नौकरी खोजो। मैट्रिक पास हो गए हो भैया, अब तुम नौकरी खोजो। अब शुरू होता है मदन का दौड़, मूलचंद का दौड़ भाग
कि वो नौकरी के लिए आवेदन लेके, एप्लीकेशन लेके इस ऑफिस उस ऑफिस में जा रहा है। किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ लिखा है नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। कहीं पर कह देते हैं सीधा गो अवे नॉट वांटेड, जाओ जाओ आगे जाओ, यहाँ पे कोई वांटेड नहीं है, हमको नहीं चाहिए, कोई पद नहीं है। और ऐसे ऐसे शब्द वो सुनता है। और सोचिए बेरोजगारी अभी भी उसी तरह है कि लोग परेशान हैं बहुत। अब मूलचंद भी बहुत परेशान था, लेकिन अंततः उसको चकबंदी विभाग में, कौन से विभाग में, चकबंदी विभाग में 30 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। वहाँ वो क्लर्क बन गया 30 रुपये महीने में। अब नौकरी मिलने के बाद तो उसके पिताजी हैं वो और ज़्यादा उसको बोल रहे हैं कि अब तेरे को नौकरी भी मिल गई, मैं तेरे को पढ़ाया हूँ और तेरे को पढ़ाने के लिए मेरे 1300 रुपये खर्च हुए हैं, तो वो 1300 रुपये मुझे जल्दी से जल्दी वापस कर। मूलचंद है वो बहुत परेशान है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम मदन है। मदन है वो मूलचंद के पास आके कहता है, यार तेरे पिताजी कैसे हैं, कैसा बाप है वो, हर पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, अब उसने भी पढ़ा दिया तो पढ़े उसका पैसा मांग रहा है, ऐसा तो मैं अभी तक नहीं देखा। तब है वो मूलचंद कहता है कि इसमें मेरे पिता का दोष नहीं है, वो जहाँ रह रहे हैं, जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, इसलिए उनकी सोच ऐसी है। अब मैं क्या बताऊं हमारे दुख की बात को, हमारी स्थिति को मैं तुमको क्या बताऊं यार मदन, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, अभी तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और इस तरह से वो मदन को भेज देता है। मदन को भेजने के बाद में वो सोचते रहता है कि अपने और मदन के बारे में सोचता है कि देखो मेरा बाप 2 गाँव का गौटिया और इसका बाप 60 रुपये महीना पाने वाला एक सरकारी मुलाजिम, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, ये सोचते रहता है। इस तरह से ये पहला दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि मूलचंद है वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में जैसे ही जाता है तो वहाँ का बड़ा बाबू हेड क्लर्क वो उसको पहले तो डांटता है कि तुम देर से आ रहे हो, और इसलिए डांटता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम काम नहीं कर रहे हो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम काम करो, और नहीं तो फिर नई नई नौकरी है तुम यहाँ से हटा दिए जाओगे। और वो जो कह रहा है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसे काम करो, कहने का मतलब क्या है कि वो कहता है कि किसान जो काम करवाने आते हैं उनसे तुम रिश्वत लिया करो, घूस लिया करो, उसके बाद उसका उन लोगों का काम किया करो। तो ये बात है वो मूलचंद को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सोचता है कि बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास तो ऐसे ही पैसा नहीं है और उन लोगों से मैं क्या पैसा लूँ, 2-4 कानून की बात बता दो तो वो डर जाते हैं। अब उसको कभी कभी इतना गुस्सा आता है हेड क्लर्क जब इस तरह से डांटता है कि तुमको मैं बोलता हूँ वैसा करते नहीं हो, मतलब रिश्वत लेने बोलता हूँ, पैसा लेने बोलता हूँ काम के बदले तो तुम लेते नहीं हो। तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है, उसको कभी कभी लगता है इसके दाढ़ी को पकड़ के ऐसे ना खींच देता, डोकरा कहीं का, कुछ भी नहीं समझता है इसको। देश में इतनी गरीबी है, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, उसको नौकरी अपनी बचानी है, इसलिए अभी वो कुछ नहीं करता, बस घूट के रह जाता है। अब इधर जब वो घर में आता है तो इसके घर में देखिए एक काम करने वाली बाई है जिसका नाम खोरी है, इसकी पत्नी है जिसका नाम सुंदरी है। तो ये इधर खोरी है वो घर आते ही इसको बताता है कि तुम्हारी बच्ची बहुत रो रही है, आज एक बेटी भी है छोटी सी, तो वो बहुत रो रही है, शायद उसकी तबीयत खराब है। इधर इसकी पत्नी है वो सुनाती है कि मेरे माँ बाप लोग को क्या सूझा, ऐसे घर में पकड़ा दिया मेरे को, इतने दिन हो गई नौकरी करते, एक ठो कोई गहना ना गूठा कुछ नहीं बना है। इस तरह से वो चिल्लाती है और खाने के लिए देती है गुड़ और सूखी रोटी। इस तरह से जो मूलचंद है उसकी स्थिति बहुत ऐसी खराब हो गई है कि वो फिर अब बाजार जाने के लिए निकलता है, और इधर जो खोरी है वो अपने राउत के बारे में सुंदरी से बात कर रही है। अब मूलचंद की स्थिति देख लीजिए आप कि इधर घर का खर्च है और उधर बाप का कर्ज है। तो पिता का कर्ज है, घर का खर्च है, कैसे वो समायोजित करे, क्योंकि तनख्वाह बहुत कम है। तो इस तरह ये दूसरा जो दृश्य वो खत्म होता है। उसके बाद आप तीसरे दृश्य में आए तो इसमें हमको दिखता है कि दुर्जन गौटिया हैं वो मूलचंद के घर आए हैं, और मूलचंद के घर आने के साथ साथ वो अपने साथ 2 आसामी को लेके और आए हैं, जिसका एक का नाम भुरवा है और दूसरा का नाम ररुहा है। इन लोगों को लेके वो अपना कोर्ट कचहरी का काम करने के लिए आए हैं और आके मूलचंद के घर रुक रहे हैं। अब मूलचंद के घर रुक रहे हैं तो जो ररुहा और भुरवा है वो लोग दूसरे समाज के हैं, तो उनके लिए ये कहते हैं कि भाई तुम लोग भी यहाँ पे खाना बना लो और मेरा चावल दाल ले लो और दे दो, भाई जो सुंदरी है उसको दे दो। बना ली गौटनी
ऐसा छोकरी, क्या बोलते हैं, छोकरी ये बना ली। अब सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है कि खाना आना बनाने के बाद में और कोई आए और खाना बनाने के लिए कहे, और वो भी चूल्हा में, आज के जैसे गैस में नहीं, तो उसका दिमाग तो खराब हो गई ना। तो वो आए हैं तो क्या करें, अब उनको खिलाना पिलाना है। अब आए तो आए, अपना काम कराने के लिए भी लेके मूलचंद को बाजार गए और उसके बाद वो चले जाते हैं। इस तरह से तीसरा दृश्य खत्म होता है। चौथे दृश्य में देखें कि मदन है वो मूलचंद के साथ मजाक कर रहा है, यार बढ़िया है तेरा ही, तू तो भैया एक छलांग में विद्यार्थी से बढ़िया गृहस्थ बन गया है और एक बच्चे का बाप बन गया है। अब ये सुन के मूलचंद है उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको तो पढ़ने की बहुत इच्छा थी, उसके पिता ने नहीं पढ़ाया, ये अलग चीज़ है, उसको बड़ा दुख होता है। उसके बाद में पांचवा दृश्य हम देखते हैं, इसमें भी एक और मेहमान आते हैं मूलचंद के घर और उनका नाम है झग्गर सिंह। झग्गर सिंह कौन है? बिलोरनपुर वाले मूलचंद के काका जी हैं, उनके समधी। भैया रिश्ता देखो कितने दूर का है। बिलोरनपुर वाले मूलचंद के चाचा जी के समधी हैं और वो भी अपने नौकर के साथ आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सुंदरी फिर वही चिढ़ती है कि सब बनने आने के बाद में, खाना समेटने के बाद में, चौका समेटने के बाद में ये लोग आते हैं, रोज रोज इनके लिए पकाते रहो, खाते रहो। तो उसके बाद में क्या है, मूलचंद को अब कुछ कहते भी नहीं बनता, तो वो सोचता है कि मुझे ही खाना बनाने आता तो मैं ही बना लेता। लेकिन वो उसको खोरी को बोलता है कि देखो अब मैं कैसे करूं। तो खोरी थोड़ी बुजुर्ग है, तो वो जाके सुंदरी को समझाती है, देखो भाई अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है और यदि वो भूखा जाएगा तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम तो बड़े घर की बेटी हो। तो फिर अब सुंदरी समझती है और उसको खाना बनाकर खिलाती है। इस तरह से झग्गर सिंह आते हैं और ये भी इसको बाजार ले जाते हैं। बाजार ले जाते हैं तो ले जाते हैं, सामान खरीदते हैं और 15 रुपया उधारी इनके नाम से लिखा देते हैं। किसके नाम से? मूलचंद के नाम से। ये इस तरह से पांचवा दृश्य खत्म होता है। छठवें दृश्य में हम आते हैं तो इसमें देखिए मूलचंद की सास और मूलचंद का साला, सास और साला दोनों आते हैं मूलचंद के घर। साला जिसका नाम है भेड़ाधर। और ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग इसलिए आए हैं कि इनकी जो जमीन है उसकी कुर्की होने वाली है और उसको उससे बचाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत है। इनको लगता है कि हम यदि रिश्वत दे देंगे तो शायद हमारी ज़मीन बच जाए। तो उसके लिए ये लोग आते हैं और फिर ले जाते हैं एक सेठ के घर, और सेठ के घर ले जाके मूलचंद को जमानतदार बना के 100 रुपए का कर्ज ले लेते हैं। अब इस तरह से उसकी सास और उसके साला ये लोग भी आए और इसको कर्जे में डुबाकर चले गए। अब इसके बाद आता है सातवां और आखिरी दृश्य। अब इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा बेचारा मूलचंद, तो मूलचंद वास्तव में बेचारा हो गया है। उसके कार्यालय में एक चिट्ठी आती है, पत्र आता है, और बड़ा बाबू है वो मूलचंद को बताता है कि भाई तुम्हारे नाम से शिकायत आई है, और शिकायत ऐसी है कि तुमने बालचंद सेठ के यहाँ से 6 महीना पहले 15 रुपए का उधार कपड़ा लिया और अभी तक उस पैसे को नहीं पटाया। ब्याज मिला के, एक आना ब्याज लग रहा था, तो ब्याज मिला के वो 15 रुपया अब हो गया है 20 रुपया। दूसरी शिकायत ये है कि भेड़ाधर नामक आदमी को भी तुमने अपनी जमानत में रुपए दिलवाए थे और उस रुपया को अभी तक वापस नहीं किए हो, तो वो 1 रुपया ब्याज के हिसाब से 118 रुपया हो गया। 118 रुपया 12 आना हो गया है। 118 रुपया 12 आना। अब सुन तो रहा है मूलचंद। अब वो क्या कहता है कि ये रकम है वो तुम्हारी तनख्वाह से, तुम्हारे वेतन से हर महीने 5-5 रुपए के हिसाब से काट कर उनको दिया जाएगा, ऐसा आदेश आया है। आदेश सुन के मूलचंद वो रो पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू पोंछते पोंछते वो उसमें हस्ताक्षर करता है। घर में आया अब उस दिन, तो वो दिन बहुत ही खराब है उसके लिए। घर में आया तो घर में पोस्टमैन एक चिट्ठी ला कर देता है। और ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी है उसके पिताजी गहुरू गौटिया की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा पैसा तुमने 1 पैसा नहीं दिया है अभी तक। तुम वहाँ रहते हो, अच्छा खाते हो शहर में रह के, और बहू को भी पोलका पहनाते हो, चोली पहनाते हो, एक ठो चूड़ी पहनाते हो। अब
घर से तुमको चावल दाल जो मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। और सुन लो, मैं तुमको समय दे रहा हूँ, राजिम के मेला के समय तक यदि तुम रुपया नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। अब इस तरह से चारों तरफ मूलचंद मुश्किल से घिरा हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में वकील तिवारी जी मूलचंद के पास आते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छे तरह से जानता हूँ, उनके मिजाज को समझता हूँ, और क्या है ना, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। उनके जो उसकी सौतेली माँ है मूलचंद की, उसके भी 2 बच्चे हैं, डेरहा और पचकौड़ नाम है उन लोगों का। तो वकील जी ये समझाते हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब तुम्हारे पिताजी को समझ में आएगा, लेकिन तुम अपनी मर्यादा बिल्कुल नहीं तोड़ना। और एक चीज़ तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, तिवारी जी कह रहे हैं मूलचंद से कि देखो, अपने मेहमानों से साफ साफ कह दो ना जी कि मैं इतना नहीं कर सकता, कि उसके लिए गए उसके लिए कर्जा ले रहे हो, उसके लिए गए उसके लिए कर्जा ले रहे हो, तो मैं इतना नहीं कर सकता। ऐसा तुम अपने मेहमानों से साफ साफ क्या करो, बात साफ साफ कहनी चाहिए तो समझ में आती। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसे कह दिए जैसे लठ मार रहे हैं, उसका कहने का तरीका होता है। तो और वकील ये भी कहते हैं कि झग्गर सिंह का नाम दे देना मेरे को, और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, और अपने साले को भी बुलाओ यहाँ, मैं तुम्हारा पैसा वापस करवा दूंगा। तो थोड़ा आश्वस्त होता है मूलचंद कि चलो कहीं से तो कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर तिवारी जी ये भी कहते हैं कि देखो मूलचंद, तुम पढ़े लिखे हो, तुम एक ऐसा नाटक तैयार करो कि उस नाटक में ये भाव होना चाहिए कि जो भी लोग देखें, उन जैसे गांव के लोग हैं और शहर आ रहे हैं किसी के घर में किसी काम से, तो उनको ये लगना चाहिए कि गांव में जो चीज़ का उत्पादन होता है, जैसे सब्जी है, साग है, फल है, फूल है, इस तरह की चीज़, चावल है, दाल है, ये चीज़ पकड़ के जाए शहर में। वैसे भी बच्चों, आप लोग ये बात ध्यान रखें कि आप अपने घर से किसी दूसरे के घर कभी भी जाते हैं तो जहाँ तक हो सके अपने व्यक्तिगत आवश्यकताएं की चीज़ें वो ज़रूर लेके जाना चाहिए। जैसे टॉवेल है, अपना साबुन है, अपना ब्रश है, अपना ये चीज़ कंघी है, ये सब चीज़ लेके जाना चाहिए। दूसरे के घर जाके एकदम बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि लोग ऐसा देखेंगे, और तो तुम्हारे दातौन है, पहले तो वही दातौन भी खरीदना पड़ता था ना शहरों से, आजकल तो ब्रश हो गया है। तो ये सब चीज़ अपने गांव से अब वो पकड़ के लाएं, तो उससे क्या होगा कि जो गांव में शहर में जो उनका रिश्तेदार है, वो उसके यहाँ गांव के ऐसे लोग आते हैं मेहमान, तो उस शहरी रिश्तेदार को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो तुम ऐसा नाटक लिखना। तो इस तरह से ये नाटक का अंत होता है, जिसमें हम मूलचंद की इस स्थिति को देखते हैं। आशा है आपको इस नाटक करम छड़ा का कथानक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसकी समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।